Hello students, myself Bharat Khandelwal and welcome back to our YouTube channel War Room RS Academy. So पिछले वीडियो में अपन ने जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की थी। जेनेटिक मटेरियल को हमने थोड़ा सा समझा था और साथ में हम लोगों ने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हमने पढ़ा था, कुछ बेसिक बातें जो जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये जेनेटिक हम ये कहते हैं कि मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे किया जाता है, उसकी एक टेक्निक भी अपन लोगों ने समझी थी, दैट इज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। तो जो जीएमओ हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे अभी तक जो क्रिएट किए गए हैं और मैंने आपको बताया भी था अभी तक जो एक अप्रूवल मिला हुआ है वो बीटी कॉटन को मिला हुआ है। ये कुछ बातें अपन ने की थी। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो ये है कि जो जीएमओ हम लोगों ने पढ़ा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या एप्लीकेशन है ना, किन किन फील्ड में हमारा उनका यूज हो रहा है, क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेडिकल की फील्ड में हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ है, उनका यूज होता है। जैसे कि आप देखें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो आपकी दवाइयां हैं जैसे कि इंसुलिन, उनके उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो आप देख पाते हो जीएमओ बैक्टीरिया है जिसके फर्मेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, आपके इंसुलेशन तैयार किया जाता है। इंसुलेशन कहाँ काम आता है? डायबिटीज के ट्रीटमेंट, मधुमेह जिसको अपन कहते हैं, डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो इंसुलिन तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, वो आपके इसी जीएमओ बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। फिर आपके इंडस्ट्रियल यूज के रूप में अगर हम देखें तो बायोफ्यूल्स, जो जीएमओ एल्गी होता है उसके द्वारा ये बायोफ्यूल्स तैयार किया जाता है। और कुछ जीएमओ माइक्रोब्स होते हैं जिनके द्वारा बायोप्लास्टिक जो है वो आपके तैयार किए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपके इंडस्ट्री के रूप में भी हम क्या करते हैं, आपके जीएमओ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के फील्ड में तो हम लोग जीएम क्रॉप जो है वो अक्सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी क्रॉप है जो इस तरीके से आपके प्रोड्यूस की जाती है। अपन ने ऊपर जो है एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके डिजीज और पेस्ट कंट्रोल के रूप में भी आपके क्या है, जो जीएमओ जो है उसका इस्तेमाल होता है। जैसे मलेरिया आउटब्रेक होता है, जहां महामारी या मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं ना कहीं इसी जीएमओ जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उन्हें क्या करते हैं, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये मलेरिया वाले मच्छर जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। वो अपने आप को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते, वो अपने आप अपनी जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर इन मच्छरों की जो आबादी है कम करने में हमें एक तरीके से मदद मिलती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है जहां पर हम इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को, जीएमओ जो चीजें हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं। क्लियर? सो बढ़ते हैं आगे। आपके देखें ओके, तो देखें एक फैक्चुअल चीज है, ये याद रखें, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से किसे तैयार किया गया था, क्या तैयार किया गया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा कि आपके फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके 1972 के अंदर स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट जो बॉयर है उनके द्वारा बनाया गया था। और ये आपके बेसिकली क्या था, ये सैल्मोनेला टाइफीमुरिन करके एक प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़कर इसे तैयार किया। तो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार किया गया था, सैल्मोनेला टाइफीमुरिन के एक प्लाज्मिड के साथ किसे जोड़ा गया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके तैयार किया गया था।
कब तैयार हुआ था? ये 1972 में तैयार हुआ था। और ये किससे तैयार किया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट आपके बोयर के द्वारा तैयार किया गया। तो ये कभी कभी एक फैक्चुअल पार्ट है जो आपके पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके और एक नई टेक्निक सीखते हैं। आप लोगों को पता होगा एक कार्टी सेल थेरेपी, बेसिकली आपके कैंसर से रिलेटेड ये एक थेरेपी है जिसमें बॉडी के अंदर कैंसरस सेल को पहचान करके मारने का काम है ना। बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होती है उसे किस तरीके से पहले तो पहचानना होता है और पहचान करके उसे नष्ट करना। अब इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? कार्टी सेल थेरेपी। अब ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले तो हम बात करते हैं जैसे टी सेल क्या होता है। आप लोगों ने इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ा होगा, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल पाई जाती है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी सेल होती है उसी का एक टाइप है ये टी सेल। यह एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कुल मिला के इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर डब्ल्यूबीसी जो काम करती है उसी डब्ल्यूबीसी का ये एक टाइप है टी सेल। अब ये बोन मैरो में बनती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग, ये टी सेल हमारी बॉडी में कहां बनती है? ये हमारी बॉडी में बोन मैरो में तैयार होती है। ये शरीर को संक्रमित या असामान्य कोशिकाओं के पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। इसका काम क्या होता है टी सेल का? बेसिकली जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर या तो बाहर से कोई चीज आ जाए, बाहर से कोई फॉरेन सेल आ जाए या फॉरेन पार्ट आ जाए, फॉरेन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसी सेल जो एब्नॉर्मल तरीके से काम करे, उसे पहचान करके उसे नष्ट करने का काम। तो ध्यान रहे टी सेल क्या होती है? डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो आपकी बॉडी में असामान्य तरीके से काम करने वाली सेल या बाहर से आई हुई किसी जीव के सेल को पहचान करके उसे मारने का काम करते हैं। अब आपके ये कार्टी सेल थेरेपी जो है ये क्या है? तो अगर आप ध्यान दें, इसका एक तो फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या है कार्टी सेल थेरेपी? तो टी सेल तो आप समझ में आ गए कि भाई इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा क्या है? कार्ड का ये जो कार है, इस कार का पूरा नाम जो है ये है कैमरिक, चिमरिक भी पढ़ते हैं मुझे, चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ये एक सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, ध्यान रखना, ये एक प्रकार की क्या है? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। अब इसमें आपके टी सेल को लैब में, हमारी बॉडी की जो टी सेल होते हैं उन्हें लैब में क्या किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। ध्यान रखना है, हमारी बॉडी के टी सेल को हम क्या करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। अब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उस मॉडिफिकेशन के द्वारा हम कुछ ऐसा चेंज लाएंगे जिससे वो कैंसर कोशिकाओं को क्या करेंगे? प्रभावी ढंग से खोजने और नष्ट करने का काम करेंगे। हमारी टी सेल जिसको हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। जब उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा तो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद वो हमारी बॉडी में किसको ढूंढने में सक्षम हो जाएगा? कैंसर सेल को ढूंढने में क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। और जब वो कैंसर सेल को ढूंढेगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो इस तरीके से जो ये कार्टी सेल थेरेपी है ये एक तरीके का सेलुलर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट के रूप में माना जाता है, जिसे अक्सर लिविंग ड्रग्स है ना, ये जो थेरेपी है इसे कई बार लिविंग ड्रग्स का नाम दिया जाता है। क्लियर? अब भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा ल्यूकेमिया और लाइफोमा, ध्यान रखना है, ल्यूकेमिया जो बेसिकली ब्लड कैंसर है और लाइफोमा जो है लिम्फ सिस्टम से रिलेटेड जो कैंसर है वो आपका लिम्फ कैंसर। तो ब्लड कैंसर और लिम्फ कैंसर जो होता है लाइफोमा, इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको मंजूरी दी गई। ये थेरेपी हम हमारे बॉडी में कौन से कैंसर में यूज कर सकते हैं? एक तो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है, दूसरा आपके लाइफोमा जो है आपके जो लिम्फ सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कैंसर होता है, लिम्फेटिक वेसल से जुड़ा हुआ जो कैंसर होता है, उसके ट्रीटमेंट में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, थोड़ा डिटेल में चलता है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि करना क्या है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे? हमारी टी सेल का मॉडिफिकेशन। अब पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि कार्टी सेल थेरेपी जो है
इसका प्रोसीजर क्या है। अब देखें, सबसे पहला काम जो होता है कलेक्टिंग टी सेल। अब ये टी सेल कहाँ है, तो ये टी सेल हमारे WBC है। WBC कहाँ है, ब्लड में है। तो करना क्या है कि जिस पेशेंट को हमें ये थेरेपी देनी है उस पेशेंट का ब्लड हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा। उस ब्लड के अंदर से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये WBC अलग करनी पड़ेगी जो इन्फेक्शन से लड़ती है। तो ये हमारी बॉडी से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ब्लड, और ब्लड में से क्या अलग कर रहे हैं, हम टी सेल्स को अलग करेंगे। क्लियर। तो पेशेंट्स के ब्लड से क्या निकालना है, टी सेल निकालिए। पेशेंट का ब्लड निकाल लेना है थोड़ा सा, उसमें से क्या करना है, आपके टी सेल्स अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, लैब में इस पर किया जाएगा जेनेटिक, वही जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जब आप लैब में इन टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हो तो इसके सरफेस पे आप क्या लगाते हैं कि चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर नामक एक विशेष प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सके। तो हम क्या करेंगे, उसके सरफेस पर हम क्या लगा देंगे, एक चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर क्रिएट होगा। हम उसके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे आपके उसके सरफेस पर, आपके टी सेल के सरफेस पर क्या आ जाएगा, इस तरीके के रिसेप्टर आ जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है, जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं उससे कौन से रिसेप्टर तैयार हो रहे हैं, चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर तैयार हो रहे हैं। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं इनका काम क्या होता है, हमने जो मॉडिफिकेशन किया उससे रिसेप्टर बने। उन रिसेप्टर का नाम क्या है, ये चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड सेल कैंसर सेल को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड देखो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, कैंसर सेल को डिटेक्ट करेगा। तो ये कैंसर सेल पर क्या होगा, डिटेक्ट करेगा, और कैंसर सेल पर पाए जाने वाले एक विशेष एंटीजन को पहचान कर उससे बाइंड के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही कैंसर सेल को, भाई कैंसर सेल की पहचान कैसे करता है, ये ध्यान रखना। बेसिकली कैंसर सेल पर स्पेसिफिक एंटीजन होता है। कैंसर सेल पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको ये क्या करता है, पहचानता है। तो ये रिसेप्टर कैंसर सेल पे पाए जाने वाले एंटीजन को पहचान करके उसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब आपकी क्या होगा नेक्स्ट, अब बात आती है एक्सपेंशन। इस इंजीनियरिंग के इंजीनियर किए गए जो इंजीनियर जो आपके जो जिनको आपने मॉडिफाई किया है टी सेल्स को, वो टी सेल को हम क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम उनकी संख्या बढ़ाएं, है ना। टी सेल आपने पेशेंट के ब्लड से निकाला, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, और वो मॉडिफाइड जो सेल है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उनकी संख्या बढ़ाओगे। और जब ये इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इस तरीके के टी सेल्स की, तो फिर उसे क्या किया जाएगा, वापस से पेशेंट के ब्लड में डाल दिया जाएगा। ध्यान रखना है, क्या करना है, पेशेंट से ब्लड लेना है, ब्लड में से टी सेल अलग करनी है, टी सेल को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन में क्या करना है, कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन जिससे उसके सरफेस पे क्या जनरेट हो जाए, चिमरिक जो एंटीजन रिसेप्टर जो है वो आपका तैयार हो जाए, और वो आपके क्या हो जाएगा, उसकी खासियत ये होगी कि वो कैंसर सेल पर पाए जाने वाले जो आपके एंटीजन होते हैं उनकी पहचान करने में वो सक्षम होते हैं और उनके साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं। तो एक बार हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उन टी सेल्स जिनको हमने मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड सेल को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, और फिर से उसे पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो ये कार्टी सेल्स है, ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो कैंसर सेल होगी उन्हें ढूंढ कर उन पर हमला करेगी, और इस तरीके से आपके उन सेल को क्या करेगी, एक तरीके से नष्ट करने का काम करेगी। क्लियर। तो ये जो थेरेपी है कि हमारी बॉडी में, अब देखो एक एक ब्लड के अंदर इतनी सारी सेल होती है, उसमें कौन सी सेल कैंसर सेल है, हम एक एक को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस थेरेपी के द्वारा ये जो टी सेल जिसे हम मॉडिफाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लड सेल के अंदर कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करके क्या करेगी, उसे मारने का काम करेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड कैंसर से हम लड़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कार 19 है ना, नेक्स्ट कार जो 19 है, ये बी सेल कैंसर के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई थेरेपी है। ध्यान रखना, फर्स्ट इंडिजियस जो डेवलप्ड एक थेरेपी है जिसको नेक्स्ट कार 19 के नाम से जाना जाता है, और ये आपके ब्लड सेल कैंसर, वही
ब्लड कैंसर के लिए आपके पहली स्वदेशी आपके तकनीक है। क्लियर? इसे इम्यूनो एक्ट आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिल करके तैयार किया गया। इस टेक्निक को किसने तैयार किया गया है? इम्यूनो एक्ट इम्यूनो एसीटी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर तैयार किया है और इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए सीडीएससीओ के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर? तो ध्यान रखें इससे रिलेटेड कि हमारे ये एक तरीके की कार्टी सेल थेरेपी से ही जुड़ा हुआ है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। क्लियर? चलिए, तो अब आपके कार्टी सेल थेरेपी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी आपके ये मैंने वे में समझा दिया है। हालांकि देखो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं सिंपल वे में ताकि हमारी एक समझ क्रिएट। टेक्निकल बहुत कुछ होता है, अगर डेप्थ में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, बट हमारे लिए क्या होता है एक समझ क्रिएट करनी है जिससे हम कम से कम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ पाएंगे, हाँ वास्तव में क्या होता है। क्लियर? चलिए, अब आपके नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड जीनोम एडिटिंग। क्या पढ़ेंगे? जीनोम एडिटिंग। क्या होता है जीनोम एडिटिंग? तो यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक प्रकार है। भाई कुल मिला के जीनोम एडिटिंग और कुछ नहीं है, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर सेल के डीएनए के किसी जीन को इंसर्ट, डिलीट या रिप्लेस किया जाता है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, डीएनए का एक हिस्सा है जिसे या तो डिलीट किया जाता है या उसे रिप्लेस किया जाता है या उस डीएनए के बीच में एक नए जीन को क्या कर दिया जाता है? आपके इंसर्ट कर दिया जाता है। तो आपके या तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, या हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं जब आपके डीएनए के किसी हिस्से में ये काम करते हैं तो हम उसे हम क्या बोल सकते हैं? जीनोम एडिटिंग कह सकते हैं। जीनोम एडिटिंग एक प्रक्रिया है जो एक विशेष एंजाइम के द्वारा की जाती है जिसे इंजीनियर्ड न्यूक्लियस एंजाइम Cas9 कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये आपके एक तरीके से एक स्पेशल एंजाइम है जिसकी मदद से ये काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड Cas9। क्लियर? ये एंजाइम डीएनए को एक विशिष्ट अनुक्रम स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटता है। ध्यान रहे, ये एंजाइम जो है, जो Cas9 एंजाइम की हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? ये एक इस तरीके का एंजाइम है जो डीएनए को एक विशिष्ट हिस्से पर, एक विशिष्ट पोजीशन, उसकी एक लोकेशन होती है, उस हिस्से पर जाकर के क्या करता है? उसे काटने का काम करता है। तो ये एक तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है। ये डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? कट करने का काम कर रहा है, तो हम इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बात कर रखी है कि कुछ न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना? कट करना। क्लियर? चलिए, अब आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसपे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आरएस प्रीलिम पे बने हुए हैं, आप अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो आरएस प्रीलिम्स के, तो आपको किस पर Cas9 टेक्निक से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, इससे जुड़े हुए तथ्य अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस 3 से 4 बार ये आपके क्वेश्चंस ये इस पर आ चुका है। तो पढ़ते हैं आपके क्या है ये। अब देखें क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिस्पर की जो फुल फॉर्म है दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, और आपके जो क्रिस्पर Cas9 जो पूरा बना हुआ है दैट इज आपके क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 को ही हम क्या बोलते हैं? Cas9 बोलते हैं। तो अब ये जो टेक्निक है इसमें क्या है, मैं इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये एक बैक्टीरिया से सीखा गया टेक्निक है। तो बैक्टीरिया की एक खासियत क्या होती है कि जब भी बैक्टीरिया पर कोई वायरस हमला करता है, जब एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, तो बैक्टीरिया का एक काम है कि बैक्टीरिया उस वायरस के डीएनए पर हमला करके उसे तोड़ देता है और उस जो वायरस का डीएनए होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास क्या कर लेता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है और अपने जीन के साथ उसे अलाइन कर देता है। और फिर क्या करता है कि जब उसे उसका एक हिस्सा उसके पास पड़ा है, एक पहचान के रूप में रखता है वो, ताकि अगली बार अगर वो वायरस उस बैक्टीरिया पे हमला करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा? उस जो छीने हुए हिस्से से, अपने पास रखे हुए हिस्से से पहचान, उसकी एक बोलते हैं ना, उसका मिलान करेगा कि भाई मेरे पास जो हिस्सा है
क्या ऐसा ही हिस्से वाला, इसी तरीके का डीएनए वाला या जीन वाला ये वायरस है, या ये जो जीव आ रहा है क्या इसमें भी इसी तरीके का डीएनए? तो वो क्या हो गया, मिलान हो गया। और जैसे उसे पता चलता है कि हाँ भाई ये तो वैसा का वैसा आपका एक जीव आ गया, मतलब उसकी पहचान कर ली, उसे पता चल गया कि ये वायरस मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसकी पहचान करके वो उसे तुरंत ही क्या कर देता है, मार। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जैसे अपने पर कोई अज्ञात किसी ने हमला कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, उससे लड़ झगड़ के उसे एक बार तो खत्म कर दिया, और खत्म करके उसकी बॉडी की पहचान के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने उसकी बॉडी के अंदर से कुछ हिस्सा निकाल करके उसकी पहचान के रूप में मेरे पास रख लिया। अब अगली बार जब मेरे पे हमला होगा तो मेरे पास उसका एक हिस्सा है जिससे मैं क्या करूंगा, मिलान करके ये पता कर लूंगा कि ये अगेन वो चीज आई है जो मुझे क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पहचान तुरंत हो जाएगी, और जैसे तुरंत पहचान होगी मैं उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगा, और मैं तुरंत उस चीज को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बैक्टीरिया कुछ इसी तरीके का काम करता है। वो क्या करता है, वायरस के डीएनए को एक तरीके से टुकड़ों में तोड़ करके उसके कुछ हिस्से को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और उसी हिस्से से अगली बार जब वो वायरस आता है तो उससे उसकी पहचान करता है, और पहचान करके उसे तुरंत ही क्या कर देता है, खत्म कर देता। वायरस के बारे में आप लोग जानते होंगे, वायरस एक ऐसा जीव है, जीव भी नहीं कह सकते, एक ऐसी चीज है जो लिविंग में भी आती है और नॉन लिविंग में भी आती है। उसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। तो हमारे साइंटिस्टों के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है कि जब वायरस रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उस वायरस को पूरी तरीके से खत्म करना एक बहुत ही बड़ा टिपिकल चैलेंज होता है उनके लिए। तो यहाँ बैक्टीरिया से कुछ उन्होंने चीजें सीखी कि बैक्टीरिया किस तरीके से काम कर रहा है, और उसी टेक्निक को हमने यूज किया, और क्या नाम दिया, हमने नाम दिया आपके CRISPR-Cas9 टेक्निक। समझते हैं इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अब इसमें दो वर्ड है जिनको थोड़ा सा आप समझिएगा। पहला तो है Cas9 और एक है गाइडेड RNA। क्या होते हैं ये दोनों, इनके बारे में भी आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखें Cas9 क्या, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि Cas9 जो है वो एक तरीके का क्या है, एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटने का काम करता है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम है, ठीक है। तो ये आपके डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह से क्या करता है, कट करने का काम। एक है गाइड आरएनए। गाइड आरएनए बेसिकली क्या है, लैब में तैयार किया गया एक स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये लैब में तैयार किया एक जेनेटिक सीक्वेंस है या अनुवांशिक अनुक्रम है जो डीएनए के उस हिस्से के साथ जुड़ता है जिसे डिलीट, अल्टर या हमें रिप्लेस करना। तो गाइड आरएनए बेसिकली क्या है, ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस तैयार किया जाता है जो आपके क्या होता है, डीएनए के उस हिस्से पर जाकर के जुड़ेगा जिसे हमें या तो डिलीट करना है या रिप्लेस करना है, या जहां पर हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है। तो ये एक तरीके से आपके गाइड आरएनए होता है। तो गाइड आरएनए और कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस, और जिसकी क्या काबिलियत है, ये आपके डीएनए के साथ एक स्पेसिफिक जो पार्ट के साथ क्या कर सकता है, जा करके जुड़ सकता है। अब इन दोनों की मदद से हम जीन एडिटिंग करते हैं। अब ये कैसे होता है ये समझिए। अब CRISPR-Cas9 जो है, CRISPR-Cas9 में आपके क्या प्रोसीजर है उसे आप CRISPR-Cas9 में सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि गाइड आरएनए Cas9 एंजाइम से जुड़ता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। कौन कौन, आपके गाइड आरएनए और Cas9 एंजाइम आपस में जुड़ते हैं, स्टिक होते हैं। ये दोनों मिलकर के कोशिका के भीतर है ना, सेल के अंदर जो टारगेट डीएनए है, जिस डीएनए में हमें चेंज करना है, जिसकी जीन एडिटिंग करनी है, उस टारगेट डीएनए के सीक्वेंस से जुड़ते हैं। अब ये कहां जुड़ेंगे वो आपके इस गाइड आरएनए पे निर्भर करेगा। गाइड आरएनए को बनाया ही ऐसे जाता है कि पर्टिकुलर अपने एक हिस्से पर जाकर के क्या होगा, कनेक्ट होगा। जहां ये जाकर के जुड़ेगा वहां पर फिर Cas9 क्या करेगा, अपना सीजर चला देगा। तो इसके बाद Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है और टारगेटेड जो डीएनए है को विशिष्ट अनुक्रम में क्लीव करता है, मतलब काट देता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखो मुझे कहीं पर जाके मान लो कैंची चलानी है, तो पहले मुझे उस जगह पर जाकर के जुड़ना पड़ेगा। वहां जाकर के मैं अटैच होऊंगा, अपने आप को सेट करूंगा, और फिर मैं वहां पर क्या करूंगा, कैंची चलाऊंगा, तब जाकर के एक प्रॉपर जगह पर आपके क्या होगी, कटिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर उस Cas9 को टारगेट एरिया तक ले जाने का काम कौन कर रहा है,
ये गाइड आरएनए करना। समझ में आ गई बात? तो आपके गाइड आरएनए Cas9 आपस में जुड़ गए, ये दोनों जाकर के किससे जुड़ गए? टारगेट डीएनए से जुड़ गए, और टारगेट डीएनए से जुड़ने के बाद Cas9 उसे क्या करता है? उसे मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में उसे कट करता है। और जब एक बार डीएनए विशिष्ट स्थान से कट जाता है तो फिर उसके बाद हम उसके रिपेयर, अल्टर या उसमें जो भी चेंजेस लाना है हम वहां पर ला सकते हैं, हम वहां पर दूसरा हिस्सा जोड़ सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ये चीज, तो ये जो तकनीक है, इसी तकनीक का नाम दिया गया है CRISPR-Cas9 प्रोसेस। ये बेसिकली जीन एडिटिंग का एक मेथड है, क्लियर, जिसको हम जेनेटिकली एक बोलते हैं ना, हम कई फील्ड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई तरीके से जहां हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, जीन को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, वहां पर CRISPR-Cas9 टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा कारगर साबित होती है, क्लियर। अब जीनोम एडिटिंग की इस CRISPR-Cas9 तकनीक के लिए आपके इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर दोदना को साल 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रहे, आपके इस तकनीक के लिए इमैनुअल कारपेंटर और आपके जेनिफर दोदना को जो है आपके 2020 के अंदर क्या किया था? केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, क्लियर। तो ये ध्यान रहे। आई थिंक आपको ये बहुत ही एक इजी तकनीक है जो आपको देखो, वैसे तकनीक मेरे बोलने से इजी नहीं होती, ये प्रोसीजर समझने में आसान है, बाकी इसे वास्तव प्रैक्टिकल करना बहुत टेढ़ा होता है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें रोल किसका किसका, इसमें रोल दो चीजों का है। एक आपके Cas9 एंजाइम का है जो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, और एक गाइड आरएनए का काम होता है जो आपके उस विशिष्ट जगह की पहचान करता है जिसे कट करना है, क्योंकि ये खुद वहां जाकर के जब जुड़ता है पहचान करके वो साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने पर साथ में आई हुई कैची क्या कर देती है? वहां पर कट लगा देती है, क्लियर। तो ये आपको CRISPR-Cas9 प्रोसीजर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, है ना, इसके बारे में भी आप याद रखें, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है के डिपार्टमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड एक बहुत ही अग्रणी वैज्ञानिक परियोजना है। आपके ध्यान रखना, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एक तकनीक जो है, परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है वो आपके चलाया जा रहा है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है। कौन चला रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रही है। ये प्रोजेक्ट आपके 3 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था और 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया, और इसका अगला चरण भी बहुत जल्दी आपकी क्या हो रहा है? शुरू होने वाला है, क्लियर। अब आपके ध्यान रहे, ये एक तो ये टाइमलाइन इसका याद रखना है, कब शुरू हुआ था, कब ये आपका इसका जो समापन है समाप्त हुआ था। भारत में जीनोमिक आधारित स्वास्थ्य क्रांति को लाने के लिए IITs और एम्स जोधपुर सहित 20 शैक्षणिक अनुसंधान का एक ऐतिहासिक सहयोग कोलैबोरेशन है। ध्यान रखना, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में किसका किसका रोल है? एक तो आपके IITs का रोल है, एम्स जोधपुर का रोल है, सहित इनको मिला करके टोटल 20 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या है इसमें कोलैबोरेशन, जो मिल करके क्या कर रहे हैं? इसमें काम कर। इसका उद्देश्य क्या है? ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? भारतीय आबादी की जो यूनिक डाइवर्सिटी है को दर्शाने वाले अनुवांशिक परिवर्तन, जेनेटिक वेरिएशन का एक व्यापक कैटलॉग तैयार करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है कि जो इतनी बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपकी यूनिक डाइवर्सिटी है ना, देखो हर एक जगह पर पाए जाने वाले जीव या वहां रहने वाले लोगों के अंदर एक स्पेसिफिक आपके एक यूनिक चीजें होती है। तो यूनिक डाइवर्सिटी को आपके जो बताने वाले जो जेनेटिक वेरिएशन है, उन्हें क्या करना है? उसे तैयार करना है, उनका कैटलॉग बनाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा आप समझिए, इससे क्या फायदा होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसका टारगेट क्या है, क्या होगा इससे? आपके भविष्य के शोध के लिए एक मजबूत बायोबैंक स्थापित करने के उद्देश्य से 83 आपके अलग अलग आबादी समूहों के कुल 20,000 सैंपल एकत्र किए गए। तो इसके लिए क्या क्या किया गया? एक तो आपके बायोबैंक तैयार किया गया है, जिसमें आपके 83 अलग अलग जो विविध आबादी समूहों से कुल आपके 20,000 सैंपल लिए गए, अलग अलग जगह से, अलग अलग समूहों से, अलग अलग तरीके के लोगों से
ठीक है, आपके कितने सैंपल तैयार किए गए? 20,000 सैंपल तैयार किए गए। भारत की अनूठी जो आनुवंशिक विविधता का व्यापक कैटलॉग बनाने की दिशा में 10,000 सैंपल की होल जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी कर ली गई। तो ध्यान रखना, 20,000 सैंपल में से आपके 10,000 सैंपल की सीक्वेंसिंग कर ली गई है और 10,000 व्यक्तियों को होल जीनोम सीक्वेंस डेटा को IBDC आपके इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इन जो 1000 व्यक्तियों के जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो डेटा तैयार किया गया उसे कहाँ आपके सुरक्षित रखा गया? ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, IBDC पर आपके सुरक्षित। कहां पर है ये? फरीदाबाद हरियाणा में है। क्लियर चीज? अब इससे क्या होगा कि जीनोम इंडिया का ये डेटा भारत में सार्वजनिक स्थान पब्लिक हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कार्य करेगा, जो एक राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम होगा। देखो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट इसकी समझा देता हूँ। ये आपका जीनोम का जो सीक्वेंस जब हमें पता चल जाएगा कि भाई भारत के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी जेनेटिक पैटर्न्स क्या है, जब अलग अलग समूहों से अलग अलग लोगों के सैंपल से जब ये समझ लिया जाएगा तो इससे काफी ज्यादा होगा। एक फ्यूचर में जो कई तरीके की जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से लड़ने में हमें पता चले। हमारा जीन का सीक्वेंसिंग कैसे चलता है, हमारे जीन में जो समय समय पर बदलाव आता है, आपने देखा होगा जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या हो रहा है, आता जाता है। तो ये जो जीन की जो सीक्वेंसिंग है ये समझी जा रही है कि भाई हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, और इन बदलावों को अगर एक बार सही से समझ लिया जाए तो आने वाले समय में होने वाली बीमारियों से हम पहले ही क्या कर सकते हैं, बचने की व्यवस्था कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनको जब वो महामारी फैल जाती है, बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और फिर हम उसका इलाज ढूंढने बैठते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी लोग उसमें उस बीमारी की चपेट में आकर के क्या हो जाती है, उनकी मौत होती है। तो अगर हम ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है अगर सही तरीके से कर लेंगे तो ये होल जीनोम जो सीक्वेंसिंग है अगर ये हम लोग सही से समझ लेंगे तो इससे हम आगे जो हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर जो बड़े जो एडवांस जो एक तरीके से रिसर्च है जिसके माध्यम से हम जो ऐसी बीमारियों के जो इलाज है तो हम उन बीमारियों के आने से पहले हम संभावित तौर पर उनका पता लगा करके उनका इलाज ढूंढ के रख सकते। तो ये कुछ एक तरीके का आपका एक काफी फ्यूचर को सोच करके तैयार किया गया एक प्रोजेक्ट है जो आपको इसकी जानकारी है वो याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? क्या है प्रोजेक्ट? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। क्लियर? अब आपके आगे चलते हैं, है ना भाई। ये एक आपके स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी बीमारियों का स्तर भी बढ़ेगा। और जैसे आपने देखा अभी कोरोना में जिस तरीके से हम लोग है ना फंस गए थे, लेकिन तो शुक्र है कि समय पर वैक्सीन वगैरह आ गई, हम लोग ये वैक्सीन समय मिल गई, बहुत जल्दी आई, नहीं तो इस तरीके की वैक्सीन को बनाने में कई साल लग जाते हैं और फिर जब तक ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुंचा है तब तक काफी लोग आपके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम ये इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या है इस तरीके का जो ये प्रोजेक्ट है लेके आए। क्लियर? अब आगे बात करता है डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोगों को सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में, अगर कभी आपने सुना हो। क्या चीज है, पहले तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी आप ले लो कि ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो एलेक्स जेफरी द्वारा साल 1984 में इसकी खोज की। याद रखना इसकी खोजकर्ता कौन है, आपके डीएनए फिंगरप्रिंट का 1984 में एलेक्स जेफरी। इन्हें आपके फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक किसे कहा गया है, वो आपके लालजी सिंह को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, लालजी सिंह जिन्हें भारत का आपके डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है। अब ये एक तरीके का फॉरेंसिक टेक्निक है ना। ये क्या है, एक फॉरेंसिक टेक्निक जिससे किसी व्यक्ति के अनूठे डीएनए पैटर्न का विश्लेषण करके उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। जनरली आपके जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके डीएनए आपस में मैच होते हैं, तो उन दोनों के डीएनए मैच करेंगे तो उन दोनों में फर्क करना तो मुश्किल है। लेकिन ये आप मान लें कि हर दो व्यक्ति के बीच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है, उसका डीएनए का पैटर्न, भाई सीधा सीधा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब वही डीएनए के पैटर्न को समझना।
उसको जैसे फिंगरप्रिंट को कैसे समझा जाता है कि भाई दो लोगों के अंगूठे के निशान अलग होते हैं तो वो फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही डीएनए जो होता है वो भी हर दो व्यक्ति का क्या अलग होता है। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस अगर होंगे तो उनके डीएनए की सिमिलर होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, अदरवाइज आपके हर दो व्यक्ति के डीएनए का पैटर्न क्या होता है, अलग होता है। और इसी पैटर्न के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। आपने देखा होगा कई बार कोई आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह होता है जहां एक व्यक्ति की बॉडी को मान लो जला दिया गया, उसकी पहचान नहीं हो रही, हम नहीं पता कर सकते ये किसकी बॉडी थी, उसका शरीर जो है इतना क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है कि उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। तो या बॉडी का कोई हिस्सा ही आपको मिला, अब कैसे पहचानना ये किसका बॉडी का हिस्सा है। तो ये चीजें, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पर उस बॉडी की पहचान करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके बेसिकली क्या है, आपके डीएनए पैटर्न को समझा जाता है ना। हर व्यक्ति का एक अनूठा डीएनए पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक होता है, और उसी पैटर्न को समझ करके हम उसकी पहचान करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो दुनिया में कई तरीके के लोग अपने को मिलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं वो, जब भी आपके कुछ बोलेंगे तो उनके कुछ दो चार शब्द होते हैं जो वो बार बार अपने स्टेटमेंट में रिपीट करते। किसी व्यक्ति की आदत होती है, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो अपनी एक 15 मिनट की बात में वो कम से कम उस शब्द को 10 बार इस्तेमाल करेगा। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, बोलने की शैली होती है, कुछ शब्द उसके बड़े प्रिय होते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, उन शब्दों का इस्तेमाल अपने स्टेटमेंट्स के अंदर बार बार, वो कितनी बार कर रहा है, कुछ उस चीज को समझ करके हम उसकी पहचान क्रिएट करते हैं। अगर हमें कभी किसी उस व्यक्ति का सिर्फ एक ऑडियो सुना दिया जाए या उसके बारे में हमें उसका लिखी हुई, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई किताब लिख रहा है, अब अगर हमने उसकी किताब पहले 2-4 बार पढ़ रखी तो हमने उसके भाषा को समझ लिया, भाई वो किस तरीके की लैंग्वेज लिखता है, उसकी लैंग्वेज में कौन से वर्ड है जो सबसे ज्यादा वो रिपीट करता है। तो एक बार हमने एक किताब पढ़ ली, 2 किताब पढ़ ली, हमें समझ आएगी। अगली बार हमें एक ऐसी किताब मिली जिस किताब पर ऑथर का नाम नहीं था, लेकिन लकीली उसी ऑथर की किताब है जो हमने पहले पढ़ी। अब हमने उसकी पहचान कैसे की, जब हमने पढ़ा तो उसमें उन्हीं शब्दों को बार बार उसी तरीके से रिपीट किया गया, तो मैंने तुरंत ये पकड़ लिया कि भाई ये किताब जो है ये उस पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा लिखी। मैंने कैसे पहचाना, पर्टिकुलर उस किताब के अंदर लिखे हुए शब्दों का जो रिपीटेशन हो रहा है, उस रिपीटेशन के आधार पर मैं उस ऑथर को क्या कर रहा हूँ। सेम हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसमें भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और वो जो पर्टिकुलर पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है उसी हिस्से को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। डीएनए का वो हिस्सा जो आपके क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, आपके हर थोड़ी देर बाद उस डीएनए की सीक्वेंसिंग में वो हिस्सा क्या होगा, रिपीट होगा, और ये आपकी रिपीट होने वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। समझ लेते हैं, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, नॉन कोडिंग रीजन में पाए जाने वाले छोटे दोहराव वाले डीएनए और 1 से 6 बेस पेयर वाले जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। ध्यान रखना है, जनरली नॉन कोडिंग रीजन में पाए जाते हैं, ये काफी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दोहराव वाले डीएनए होते हैं, ये दोहराव वाले अनुक्रम होते हैं जो लगभग 1 से 6 बेस पेयर वाले होते हैं। क्लियर, जो आपके नाइट्रोजन बेस पेयर मैंने कहा था आपको, तो नाइट्रोजन बेस पेयर 1 से 6 बेस पेयर वाले जो पैटर्न्स हैं जिनका बार बार आपके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, छोटा स्ट्रक्चर है डीएनए का। और ये मोस्टली नॉन कोडिंग रीजन जो होता है, जहां पर कोडिंग रीजन कहाँ होता है, जहां पर किसी प्रोटीन को बनाने का कोड हो, दैट इज कोडिंग रीजन। ये पाए जाते हैं नॉन कोडिंग रीजन, जहां किसी प्रोटीन के बनाने की जो कोडिंग नहीं है। तो नॉन कोडिंग रीजन के अंदर जहां पर आपके ये 1 से 6 बेस पेयर वाले छोटे रिपीटिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पैटर्न से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर, ये अनुक्रम हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और इन्हें बेहतरीन मार्कर बनाते हैं, ये एक तरीके से पहचान करने वाले हिस्से हैं। इसी भिन्नता के कारण इनका उपयोग इनहेरिटेंस के अध्ययन और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार करने में व्यापक रूप से किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये यूज होता है। चलिए नाउ से डीएनए बार कोडिंग। अब डीएनए बार कोडिंग क्या है ये भी समझ लें।
यह एक संक्षिप्त और मानवीकृत डीएनए अनुक्रम लगभग 400 से 800 बेस पेयर का उपयोग करके प्रजातियों स्पीसीज की पहचान करने की तकनीक। अब देखो ये स्पीसीज प्रजाति पहचानने की तकनीक, जिसके लिए हमारे डीएनए पैटर्न्स के अंदर लगभग 400 से 800 बेस पेयर क्या एक सेक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे वो किस स्पीसीज से जुड़ा हुआ है वो हमको समझ में आ जाता है। यह छोटा डीएनए खंड प्रत्येक प्रजाति के लिए एक अनूठा बारकोड की तरह काम करता है। मतलब अगर एक ही स्पीसीज के मेंबर होंगे, अगर दो जीव जो एक ही स्पीसीज से हैं, तो उनका ये आपका जो 400 से 800 बेस पेयर वाला जो हिस्सा है वो कॉमन पाया जाएगा, जिससे हमें इस पैटर्न को देख करके ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो जीव है वो एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डीएनए बारकोडिंग। ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए बारकोडिंग, जो आपके स्पीसीज की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक स्पेसिफिक व्यक्ति की पहचान के लिए होता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपके इन डीएनए बारकोड्स का एक बड़ा ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाता है और किसी अज्ञात सैंपल, अननोन सैंपल के डीएनए को इसे मैच करके प्रजाति की सटीक पहचान कर ली जाती है। तो सीधा सीधा इसका डेटा बैंक बना करके रखा जा रहा है, ताकि जब भी कोई प्रजाति हमें मिलेगी, तो नया जीव मिलेगा, तो उसकी डीएनए की स्टडी करेंगे, उसके आपके डीएनए बारकोड को हम जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो डीएनए बारकोड पड़े उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर वो किसी से मैच होता है तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि किस प्रजाति का मेंबर है। क्लियर? एप्लीकेशन नई प्रजातियों की पहचान करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपके अडल्ट्रेशन, मिलावट या गुप्त प्रजातियां की पहचान या आक्रामक विदेशी प्रजातियां का पता लगाना, है ना, प्रजातियों का पता लगाना और लुप्त बहुत संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना। कुल मिला के अलग अलग तरीके की जो प्रजातियां हैं, है ना, कोई नई प्रजाति आ रही है, कोई पुरानी प्रजाति है, तो उसकी आपस को पहचान करना। अब देखो हमारे पास अभी तक जितने भी प्रजाति हम के जीव हमें मिले, अगर हम सबके डीएनए बारकोड बना करके डेटा तैयार कर लें, अब जब भी हमें कोई नया जीव मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका डेटाबेस में चेक करेंगे। अगर वो डेटाबेस में मैच करता है तब तो ये वही प्रजाति है जो हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, लेकिन हो सकता है वो उनमें से किसी से मैच ना करे तो वो एक फिर नई प्रजाति आपके बन जाएगी। तो इस तरीके से नई प्रजातियों की खोज भी जो है वो आपके इससे हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की प्रजातियों की पहचान करने में हमें मदद मिलेगी। तो डीएनए बारकोडिंग का एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल जो डीएनए बारकोडिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको समझ में आ गया होगा। फिंगरप्रिंटिंग एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पहचान के लिए होता है और हर दो व्यक्ति के अंदर ये आपके क्या होता है, अलग होता है। इसमें लगभग कितने बेस पेयर का इस्तेमाल होता है डीएनए के, कितने बेस पेयर, 1 से 6 जो आपके बेस पेयर है उसका इस्तेमाल होता है और बार कोड के लिए लगभग 400 से 800 जो बेस पेयर है उस हिस्से की स्टडी की जाती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ इसका एप्लीकेशन चल रहा है। अलग अलग कलर के माध्यम से इन्हें दर्शाया गया है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, याद रखना। अगर आपको कहा जाए कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो ये समुद्री और महासागरीय अनुसंधान, मराइन रिसर्च से जुड़ी हुई है। फिर आपके व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, ये आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है। फिर आपके ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो ये एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन है उससे जुड़ी हुई है। फिर आपके येलो बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपके इंसेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। और एक आपके ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, तो ये जैव आतंकवाद बायोटेररिज्म को नियंत्रित और उसके अध्ययन करने से जुड़ी हुई है। अलग अलग कलर दिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी को, कलर से उसके सेक्टर का पता चलता है, वो किस फील्ड से जुड़ा हुआ है वो पता चलता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कलर का बायोटेक्नोलॉजी किस फील्ड को इंडिकेट करता है। अब आपके नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी इन इंडिया। इंडिया में आपके बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि 1982 के अंदर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया गया था, फिर जिसे राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड कहते हैं हम लोग।
1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना, डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई। फिर नेशनल सेंटर ऑफ माइक्रोबियल रिसोर्स है ना, एनसीएमआर, ये कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये कहाँ स्थित है? ये भी आपके पुणे में स्थित है। और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी जो है वो कहाँ स्थित है? फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग जगह पर स्थित है, और आपके कुछ जो किस समय स्थापित हुए थे उसके बारे में भी आपको याद रखना। ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको सीधा सीधा टू द पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए अब आपके नेक्स्ट जो है रिसेंट डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एकदम रिसेंट जो डेवलपमेंट है, क्या क्या आपके जो अभी हालिया विकास हुआ है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे एक है क्रिस्पर एडिटेड राइस, NIPGR के नाम से। तो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च जो आपके नई दिल्ली में है, के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर एडिटेड जपोनिका राइस विकसित किया है। ध्यान रहे, क्रिस्पर एडिटेड राइस एक ऐसा राइस जो क्रिस्पर टेक्निक से है ना आपके तैयार किया गया है, जिसको हम क्रिस्पर एडिटेड जपोनिका राइस विकसित किया है। जो जिसकी खासियत क्या है याद रखना, पहला तो इसको किसने विकसित किया? आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR। और आपके इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये फॉस्फेट को अधिक कुशलता से क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। क्लियर? देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको टू द पॉइंट याद रखना। फिर है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नई दिल्ली द्वारा 7 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? CSIR दिल्ली ने 7 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसके तहत नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट के तहत आपके क्या बनाया गया है? नेशनल बायो बैंक बनाया गया है। अब है मॉडिफाइड क्रिस्पर टूल DCAS9। ध्यान रखना है, मॉडिफाइड क्रिस्पर टूल DCAS9 भारतीय वैज्ञानिकों ने पौधों को गर्मी और रोगजनक तनाव हीट एंड पैथोजेनस स्ट्रेस से स्मार्ट तरीके से निपटने के लिए एक संशोधित क्रिस्पर टूल विकसित किया है। ध्यान रखना, ये एक क्रिस्पर टेक्निक से जुड़ा हुआ टूल है जिसे DCAS9 डेड-Cas9 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, मॉडिफाइड क्रिस्पर टूल जिसे क्या बोलते हैं? डेड-Cas9। यह डीएनए को काटता नहीं है बल्कि एक जीन स्विच के रूप में कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में जीन निष्क्रिय रहते हैं और केवल तनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है वो ध्यान रखना है कि डीएनए को काटता नहीं है। ये टूल जो है वो डीएनए को काटता नहीं है बल्कि ये क्या करता है? जीन स्विच के रूप में कार्य करता है। सामान्य परिस्थिति में जीन निष्क्रिय रहते हैं। सामान्य परिस्थिति में कुछ जीन जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन ये केवल तनाव स्ट्रेस के समय क्या होते हैं? ये आपके सक्रिय होते हैं। ये जो जीन स्विच के माध्यम से जो जीन आपने भेजा है, ये सामान्य स्थिति में तो क्या होता है? निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन ये आपके क्या होते हैं? ये आपके जब तनाव वाली स्थिति आ जाती है, जब भी आपके ये हीट या पैथोजन वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? ये एक तरीके से स्विच ऑन हो जाता है। ये एक तरीके का स्विच है। ध्यान रखना है, ये एक ऐसा जीन है जो हम कह सकते हैं ऑन ऑफ होता है। सामान्य परिस्थिति में ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बिगड़ेगी, हीट या आपके पैथोजन तनाव की स्थिति आएगी, तब क्या हो जाएगा? ये आपके ऑन हो जाएगा और एक्ट करेगा, सक्रिय हो जाएगा। क्लियर? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ये क्या होता है समझिए। मैमल्स में है ना, स्तनधारी जो होते हैं उनमें होने वाली एक प्रक्रिया है जहां डीएनए को रासायनिक रूप से इस तरह संशोधित किया जाता है कि किसी जीन की केवल एक पेरेंटल कॉपी माता या पिता में से एक ही एक्सप्रेस होती है, जबकि दूसरी दबी रह जाती है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है ये बेसिकली क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जहां डीएनए को रासायनिक रूप से
एक तरीके से संशोधित किया जाता है। डीएनए को इस तरीके से संशोधित किया जाता है कि वहां पर माता या पिता में से किसी एक का डीएनए ही आपके क्या होता है, एक्टिव रहता है, किसी एक का जीन ही आपके क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। दूसरे का जीन जो है, फादर का, माता का, मान लो पिता का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपका माता का जो जीन है वो आपके सप्रेस होगा, वो अपने आप को दर्शा नहीं पाएगा। लेकिन अगर माता जी का जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है तो पिताजी वाला जीन जो है वो आपका सप्रेस हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक का गुण ही एक्सप्रेस होगा, दिखाई देगा, वो बॉडी में इफेक्ट लाएगा। ध्यान रखें, आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो, हेरिडिटी वाला एक चैप्टर है, आपके वंशानुगति वाला एक चैप्टर है, क्लास 9 के अंदर ये आता है। तो ये 11th-12th में भी, 11th-12th में तो बायो हर किसी के हो जरूरी नहीं है, बट 10th तक तो हम लोग ये सब एक जैसी चीजें पढ़ते हैं। तो वहां पर ये चैप्टर दिया और वहां पर आपको बताया गया है कि जो मेंडल की जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि भाई हमारे बॉडी में हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन आते हैं, एक पिताजी से आता है और एक माताजी से आता है। तो इन दोनों में से एक जीन जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर कुछ वही है कि किसको एक्सप्रेस करना है। तो ये मैमल्स के अंदर हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक रूप से हम क्या करते हैं, आपके दोनों में से किसी एक की कॉपी ही आपके क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। क्लियर? गुजरात जीनोम प्रोजेक्ट, ध्यान दें, गुजरात जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? गुजरात जीनोम प्रोजेक्ट गुजरात सरकार ने 2025-26 के बजट में जनजातीय समुदाय पर केंद्रित अपनी तरह का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट घोषित किया। ध्यान रखना, अगेन यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है ये, जिसका नाम क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डाटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। ठीक है, वो अभी अपन ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी आगे हम पढ़ रहे थे, सेम ये भी वो आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग ही है। इसमें स्पेसिफिकली गुजरात के जो ट्राइबल पीपल है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। क्लियर? इस प्रोजेक्ट के तहत अब आपके एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद में भारत की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना है, ये और कुछ नहीं है, ये आपके जो एनिमल जो होते हैं, पशु होते हैं, उनकी बॉडी के सेल का वही आपका स्टेम सेल बायो बैंक जो है वो तैयार किया जा रहा है और प्रयोगशाला जो बनाई गई है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आपके बिरसा 101 ये एक जीन थेरेपी है। ठीक है, ये क्या है, जीन थेरेपी है। सिकल सेल एनीमिया है ना, ये आपको पता हो, ये आपके सिकल सेल एनीमिया जो एक डिजीज है के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी। क्या है? क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101, जिसे क्रिस्पर इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखना, इसे किसने विकसित किया है? ये आपके CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इस थेरेपी को विकसित किया गया, बिरसा 101। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, याद ये रखना है कि ये जो थेरेपी है ये किस बीमारी के लिए है? ये सिकल सेल एनीमिया के लिए। सिकल सेल डिजीज जो है, आप लोगों को बताओ, जो हमारा जो आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है, जो एक हम कह सकते हैं बायकॉन्केव जो होता है, बट ये किसी तरीके से इसमें बदलाव आता है और एक सिकल जो आपकी होती है उसकी शेप का कुछ इस तरीके की शेप वाले जो है आपके आरबीसी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जो ब्लड लाइन में इजीली फ्लो नहीं कर पाते, ये फंस जाते हैं। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए आपके एक जीन थेरेपी है, दैट इज नोन एज बिरसा 101, और किस पर आधारित है? ये क्रिस्पर टेक्निक पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें, बायो E3 पॉलिसी 2024, ये क्या है? तो अगस्त 2024 में बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट, E3 का मतलब
इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को मंजूरी दी गई है। यह पूरे देश में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है। इस पॉलिसी के तहत क्या हो रहा है? इस पॉलिसी के तहत भारत में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका ये पॉलिसी कब बनी है? ये अगस्त 2024 में बनी है। और इसमें जो E3 इस्तेमाल हो रहा है वो E3 किसके लिए? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब है आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 जो सेकंड एडिशन है। इसमें विज्ञान रत्न जो प्रोफेसर जैन विष्णु नार्लिकर को मिला फिजिक्स की फील्ड में, और मरणोपरांत मिला है, ये याद रखिएगा। और विज्ञान टीम मिशन जो है आपके CSIR जो एग्रीकल्चर साइंस है ना, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो आपके एक तो विज्ञान रत्न और एक है विज्ञान टीम। क्लियर? ये विज्ञान टीम का पुरस्कार किसको मिला था? टीम अरोमा मिशन, ठीक है, जो आपके CSIR एग्रीकल्चर साइंस की फील्ड में इनको दिया गया है। क्लियर? चलिए, तो ये आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से दो हैं। अब आपके नेक्स्ट नोबेल प्राइज, आपके इस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आपके जो नोबेल प्राइज है वो इसको मिले हैं 2025 के अंदर। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में आपके जो नोबेल विजेता है वो है मैरी ई ब्रांको USA, फ्रेड रामस्टेल USA और शिमोन साकागुची जापान के। इन तीनों को आपके फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में विषय में आपके नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रहे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इम्यून सिस्टम T सेल की जटिल कार्य प्रणाली को समझाने के लिए, इसलिए ताकि उन्होंने क्या किया था? बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में T सेल की जटिल कार्य प्रणाली को क्या किया था? समझाया था। फिजिक्स की फील्ड में जॉन क्लार्क USA, माइकल डिवोरेट USA और जॉन मार्टिनीज USA, इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। ध्यान रहे, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन को प्रदर्शित करने के लिए, याद रहे। और उसके बाद केमिस्ट्री की फील्ड में सुसुमु किटावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर गाही, इन्हें आपके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFs के क्षेत्र में अग्रणी इंजीनियरिंग करने के लिए दिया गया है। तो ये आपके केमिस्ट्री की फील्ड में मिले हुए नोबेल पुरस्कार है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके किस अचीवमेंट के लिए दिया जाता है वो भी आपको याद है। सब फैक्चुअल चीजें हैं, सीधा सीधा नाम और ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर के अंदर। देखो जितना भी कॉन्सेप्चुअल था वो लगभग स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। पीछे जो भी लास्ट में जो चीजें हमने पढ़ी है वो सीधा फैक्चुअल है। आपको टू द पॉइंट आपको याद रखनी है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कौन सी संस्था से वो चल रहा है, जिस संस्था से जुड़ा हुआ है वो आपको ध्यान रखना होता है। किसे नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला है, वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आई थिंक आपका ये चैप्टर जो है काफी अच्छे से कंप्लीट हो गया और आई होप आप इसे अच्छे से याद रखेंगे ताकि आप अपना जो RS प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनको इजी वे में अटेंड करना। तो अब देखो मैं एक आपको बता दूं कि जो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लेके आते थे, एक्चुअली क्या होता था हर चैप्टर का हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते थे 25-25 क्वेश्चन, तो उससे क्या होता है बहुत छोटा वीडियो बनता है और उससे क्या होता है कि पूरा एक दिन जो हमारा वीडियो का है वो वेस्ट हो जाता है। हम नहीं चाहते कि एक 20-25 मिनट के वीडियो के लिए आपका एक पूरा दिन वेस्ट करें। तो हम अब आगे से क्या करेंगे, 2 या 3 चैप्टर्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन्हें एक साथ लेके आएंगे
ताकि आपके एक वीडियो में एक समय भी आपका प्रॉपर यूज हो और उसमें 2-3 चैप्टर जो है वो एक साथ कवर कर दिए जाए। तो अब इस चैप्टर का जो मैं है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके बाद तुरंत में लेके आऊंगा। अगला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे और 2 या 3 चैप्टर का मिला करके हम क्या करेंगे, एक साथ आपके क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।